हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17। ये होकैप का जो अपना ये जो कोर्स है, इसको यदि आपको अच्छे से करना है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, देन बैरन का लिस्ट, देन फ्रेजल वर्ब, इन चारों का PDF लिंक आपको वहाँ पे मिलेगा। तो वहाँ पे उस लिंक पे जाना है आपको और उसका क्या करना है, जेरोक्स निकाल लेना है ना। जेरोक्स यदि आपके पास रहेगा तो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे जो वीडियो चलेगा वहाँ पे तो आपको PDF मतलब वो दिखेगा कि आप कौन से वन वर्ड कर रहे हैं, कौन से ईडियम कर रहे हैं। लेकिन आप यदि जेरोक्स आपके पास रहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और यदि वहाँ से आपको एक्सेस नहीं होगा तो टेलीग्राम पे विशाल सर सेंट्रल एक्साइज सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको उसका जेरोक्स निकालना है अच्छे से और कर लेना है, ठीक है। हर रोज 10 वन वर्ड, 10 ईडियम फ्रेजेस और 10 वर्ड्स होंगे बैरन की लिस्ट से और 5 फ्रेजल वर्ब रहेंगे। ऐसे यदि आप हर रोज पढ़ाई करोगे तो ही आपका होकैप अच्छे से 6 मंथ में हो जाएगा, नहीं तो होकैप करना बहुत ही मुश्किल होता है ना। तो अच्छे से इसको होकैप करना है और फिर आपको उसको अच्छे से रिवाइज भी करना है और शाम को 5 बजे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको एग्ज़ाम देना है आज के पर्टिकुलर होकैप का। तो ऐसे मतलब आप यहाँ पे अच्छे से होकैप पढ़ लोगे फिर एग्ज़ाम दोगे, तो ऐसे करोगे ना तो बहुत ही अच्छे से आपका होकैप होने वाला। यही बेस्ट वे है होकैप करने का, ठीक है। और यार प्लीज़ यदि आपको ये ऑडियो ये जो आएगा अभी यदि पसंद आता है ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना है, क्योंकि जो कमेंट्स होती है मुझे उससे पता चलता है कि मैं कितने बच्चों के लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ, कितने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक और कमेंट करना, ठीक है। फिर ऑडियो अपना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है अटोल। अटोल है ना, ATOLL, अटोल यानी रिंग शेप्ड आइलैंड ऑफ कोरल। रिंग शेप्ड आइलैंड ऑफ कोरल, मूंगा के अंगूठी के आकार का द्वीप है ना। एक कोरल होता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे अपना ज्योग्राफी जब करेंगे ना GS सेक्शन में, तब हम पढ़ लेंगे। तो ये कोरल होता है, कोरल का एक रिंग शेप्ड आइलैंड होता है, उसी को अटोल कहते हैं। एकदम इजी वर्ड है, ज्योग्राफी में तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। सिर्फ याद रखना कोरल होता है ना। कोरल से एक रिंग शेप का आइलैंड बन जाता है ना, उसी को अटोल कहते हैं। ATOLL, अटोल, एकदम इजी वर्ड है। देन क्या है, अटिक, ATTIC, अटिक, अटिक, ठीक है। अटिक क्या है, अ स्पेस और रूम जस्ट बिलो द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, और उसको अटारी भी कहते हैं। यानी जो रूफ होता है ना आपके बिल्डिंग का रूफ, उसके जस्ट बिलो कुछ तो स्पेस है, या कोई उस रूफ बिल्डिंग के रूफ के जस्ट बिलो कोई रूम है, उसी को क्या बोलते हैं, अटिक बोलते हैं, है ना। अटिक पे आप सो भी सकते हो, अटिक पे आप कुछ सामान भी रख सकते हो, है ना। अटिक तो होगा, आपके घर के अंदर भी अटिक होता है ना। तो एकदम इजी है अटिक भी, इसमें कुछ भी डरने वाली ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अटिक क्या हो गया, अ स्पेस और रूम जस्ट बिलो द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है। जैसे एग्जांपल, आई हैव गॉट बॉक्सेस ऑफ ओल्ड क्लोथ्स इन द अटिक, यानी मेरे पास ओल्ड क्लोथ के बॉक्सेस मैंने अटिक में रख दिए हैं। जैसे नेक्स्ट है, एन अटिक बेडरूम एट द टॉप ऑफ द हाउस, यानी टॉप ऑफ द हाउस पे एक अटिक बेडरूम है, यानी वो बेडरूम है, वहाँ पे बच्चे सोते हैं अटिक पे, ठीक है। तो एकदम इजी वर्ड है अटिक भी। नेक्स्ट है ऑक्शनीर, ऑक्शनीर, ठीक है। ऑक्शनीर, AUCTIONER, ऑक्शनीर। देखो ऑक्शनीर मतलब क्या, अ पर्सन हु कंडक्ट्स ऑक्शन, यानी नीलाम करता। देखो आप यदि IPL वगैरह देख रहे हो, IPL पता होगा आपको, क्रिकेट में IPL होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, IPL स्टार्ट होने से पहले हर एक प्लेयर का ऑक्शन होता है ना। और वो कौन करता है, वो ऑक्शनीर करता है। वहाँ पे वो जैसे जज के जैसे मारता है ना कि ये प्लेयर इतने में बिक गया, तो वो कौन होता है, वो ऑक्शनीर होता है ना। जैसे बहुत सारे माल का भी ऑक्शन होता है, आपको तो ये ऑक्शन वगैरह पता ही होगा। जैसे आप कस्टम में जाओगे तो आपको बाद में ऑक्शन करने का भी मौका मिल ही जाएगा, तो ये ऑक्शनीर होते हैं। वैसे एकदम इजी वर्ड है ऑक्शनीर भी। देन नेक्स्ट वर्ड है ऑडेशियस, ऑडेशियस, AUDACIOUS, ऑडेशियस, एकदम इजी वर्ड है। शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क, दुस्साहसी या निर्भीक जो होता है ना, उसी को ऑडेशियस कहा जाता है ना। जिसमें ऑडेसिटी होता है। ऑडेसिटी मतलब क्या, आप मतलब एकदम निडर होके कुछ तो डिसीजन लेते, तो ऑडेशियस वही होता है इंसान, है ना। जैसे देखो सेंटेंस, एन ऑडेशियस माउंटेन क्लाइंबर, एन ऑडेशियस माउंटेन क्लाइंबर। देखो माउंट है ना, माउंटेन यानी इसको क्लाइंब यदि आपको करना है तो आपको ऑडेशियस होना बहुत ज़रूरी होता है ना।
जैसे देखो माउंट एवरेस्ट को कौन ऑडेशियस क्लाइंबर ही रहेगी ना, ऑडेशियस माउंटेन क्लाइंबर ही रहेगी, वही तो माउंट एवरेस्ट को अच्छे से उसको पार कर पाएंगे। तो यही होता है ऑडेशियस का, एकदम इजी वर्ड है। ऑडेशियस के बाद देखो तुम आपका ऑडिटर, ऑडिटर AUDITOR, ऑडिटर, अ पर्सन हु कंडक्ट्स एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ अ कंपनीज अकाउंट, किसी कंपनी के खाता वही का जांच करने वाला, है ना। ऑडिटर वही होता है जो किसी कंपनी का खाता वगैरह है उसको जांच करता है ना, अकाउंट्स को वेरीफाई वगैरह करता रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑडिटर बोलते हैं। ऑडिटर का तो अपना पोस्ट भी होता है सीजीएल से, है ना, आप ऑडिटर भी बन सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट वर्ड है ऑडिटोरियम, AUDITORIUM, ऑडिटोरियम, यानी अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, जहाँ श्रोता दर्शक बैठते हैं, उसी को ऑडिटोरियम कहा जाता है ना। एकदम इजी वर्ड है ना। थिएटर का वो पार्ट होते हैं जहाँ पे दर्शक वगैरह बैठते हैं ना, उसी को ऑडिटोरियम कहा जाता है। जैसे सेंटेंस देखो, नो स्मोकिंग इन द ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में तो आप स्मोक नहीं कर सकते हो, है ना, वहाँ पे लिखा भी होता है नो स्मोकिंग, है ना। तो यही होता है ऑडिटोरियम, जहाँ पे ऑडियंस बैठती है ना, बिल्डिंग में एक प्लेस होता है जहाँ पे ऑडियंस बैठती है, फिर वो आप स्पीच दे रहे वो सुनती है ऑडिटोरियम में, आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो वो सुनती है ऑडिटोरियम, देखती है ना। तो एकदम इजी वर्ड है ऑडिटोरियम। देन ऑटोबायोग्राफी, AUTOBIOGRAPHY, ऑटोबायोग्राफी, यानी लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, जीवन वृत्तांत खुद से लिखा हुआ, आत्मकथा, आत्मकथा, इसी को ऑटोबायोग्राफी लिखा जाता है ना। यानी देखो मतलब बायोग्राफी एक चीज होती है जो आपके बारे में लिखी जाती है, लेकिन बायोग्राफी कोई और लिखता है। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो यानी खुद, तो आपका बायोग्राफी आप खुद लिख रहे हैं तो वो क्या हो गया, फिर ऑटोबायोग्राफी हो गया, है ना। तो जैसे देखो महात्मा गांधी जी ने ऑटोबायोग्राफी लिखा था, बाबर ने भी खुद का ऑटोबायोग्राफी लिखा है ना। आपने मेडिवल इंडिया हमारा जीव शिक्षण पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बाबर ने खुद का ऑटोबायोग्राफी लिखा है। तो ये ऑटोबायोग्राफी भी हो गया। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोनॉमी, AUTONOMY, ऑटोनॉमी यानी क्या, देखो अ कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, यानी आप खुद उस पर्टिकुलर एरिया का आप सेल्फ करें, मतलब कोई और आके आप पे गवर्नेंस नहीं कर रहा है, आप खुद गवर्नेंस कर रहे हो आके। जैसे देखो हमें 1947 में ऑटोनॉमी मिल गया था इंडिया को, पहले तो ब्रिटिशर्स हम पे राज करते थे, लेकिन 1947 में ऑटोनॉमी मिल गया था, है ना। सेंटेंस देखो, द टेरिटरी वॉज ग्रांटेड ऑटोनॉमी, यानी कोई तो टेरिटरी उसको ऑटोनॉमी दे दी, यानी कह दिया कि अभी हम आप पे राज नहीं करेंगे, अब आप खुद अपना शासन चलाओ, गवर्नमेंट चलाओ। तो ऑटोनॉमी भी वही होता है। ऑटो यानी खुद, है ना, इसको थोड़ा आप तोड़ के देखोगे ना तो ऑटो यानी खुद होता है, जैसे ऑटोबायोग्राफी यानी खुद का बायोग्राफी, ऑटोनॉमी यानी खुद शासन करना। देखो नेक्स्ट है तुम्हारा एवेंटगार्ड, एवेंटगार्ड AVANTGARDE, एवेंटगार्ड यानी न्यू एंड अनयूजुअल और एक्सपेरिमेंटल आइडियाज स्पेशली इन द आर्ट्स और द पीपल इंट्रोड्यूसिंग दिम, नए तरीकों के प्रयोगों में निपुण, यानी एवेंटगार्ड वो होता है जो नए नए तरीके ढूंढता है, म्यूजिक आर्ट्स वगैरह इसमें, है ना, नए नए वो मतलब एक पहले जो भी था वो यूज नहीं करेगा, कुछ खुद का नया एक्सपेरिमेंट लेके आएगा और उससे वो म्यूजिक बनाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, एवेंटगार्ड बोलते हैं। उस आदमी को एवेंटगार्ड बोलते हैं या उस स्टाइल को एवेंटगार्ड बोला जाता है। जैसे सेंटेंस देखो, ही हैज बीन कॉल्ड अ प्रमोटर ऑफ द एवेंटगार्ड, यानी वो एवेंटगार्ड का प्रमोटर, यानी वो नए नए चीजें म्यूजिक या आर्ट में लाने की जो भी लाता है उसको वो प्रमोट करता है, ठीक है। या एडजेक्टिव फॉर्म में यदि हमें यूज करना है तो कैसे करेंगे, अ कंट्रोवर्शियल एवेंटगार्ड कंपोजर, यानी कोई कंपोजर है वो एवेंटगार्ड कंपोजर है, यानी वो नई नई चीजें मार्केट में लाता है, म्यूजिक आर्ट इस फॉर्म में। तो एकदम इजी से हमारे अभी वन वर्ड भी हो चुके। अब हम देखेंगे इडियम एंड फ्रेजेस। हाँ, शायद हमारा एक वर्ड रह गया था, ऑटोप्सी, AUTOPSY, ऑटोप्सी, एकदम इजी वर्ड है। ऑटोप्सी यानी एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, यानी मृत शरीर की जांच, उसी को क्या कहता है, ऑटोप्सी कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप पोस्टमार्टम करते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं आप, ऑटोप्सी तो कर रहे
है ना। तो ऑटोप्सी एकदम ईजी है। ऑटो यानी आपका खुद का, मतलब आपके बॉडी का ऑटोप्सी हो गया, यानी एग्जामिनेशन होगा आपकी डेड बॉडी का, यानी मृत शरीर का। जो पोस्टमार्टम होता है वही ऑटोप्सी होता है, एकदम ईजी। अभी हम बेगर डिस्क्रिप्शन, नेक्स्ट वीडियो में बेगर डिस्क्रिप्शन। तो बेगर डिस्क्रिप्शन एकदम ईजी है। बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब जिसका वर्णन करना मुश्किल हो, है ना। बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब जो कि अनेबल टू डिस्क्राइब हो, जिसको डिस्क्राइब करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो, उसी को बेगर डिस्क्रिप्शन कहा जाता है, ठीक है। जैसे सेंटेंस देखो, द हाउस वॉज अ हॉरिबल मेस, द प्लेस बेगर्ड डिस्क्रिप्शन, यानी वो इतना हॉरिबल मेस था ना उस हाउस में, तो कि उसको डिस्क्राइब करना बहुत ही इम्पॉसिबल था, इतना वो हॉरिबल मेस था। तो एकदम इजी से बेगर डिस्क्रिप्शन भी आपने कर लिया, है ना, जिसका वर्णन करना मुश्किल हो। बेगर तो पता है आपको भिखारी, तो वो क्या वर्णन कर पाएगा, तो वही है बेगर डिस्क्रिप्शन, है ना, जिसका वर्णन करना या जिसको डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल है। देन नेक्स्ट इडियम है बिहाइंड बार्स। बिहाइंड बार्स यानी जेल में। बिहाइंड बार्स तो बहुत ही ईजी है। बिहाइंड बार्स मतलब क्या, जेल में, जेल में, है ना। बार्स, तो बार्स के आप पीछे हो, यानी आप जेल में ही रहोगे ना, बार्स के पीछे रहोगे तो क्या हो गया, बिहाइंड बार्स यानी इन जेल और प्रिजन, ठीक है। सेंटेंस देखो, सर आई एम अफ्रेड योर सन हैज बीन पुट बिहाइंड बार्स ऑन अ चार्ज ऑफ ड्रंक ड्राइविंग, यानी ये आदमी बोल रहा है कि सर मुझे डर लग रहा है कि आपके बच्चे को शायद कहाँ जेल में रखा गया है। कौन से चार्ज में, ड्रंक ड्राइविंग, यानी आपका बच्चा दारू अल्कोहल लेके ड्राइविंग कर रहा था। तो ये बिहाइंड बार्स एकदम ईजी है। नेक्स्ट देखो, बिहाइंड क्लोज डोर्स। बिहाइंड क्लोज डोर्स यानी क्या, उसका मीनिंग हो गया, उसका मीनिंग है गुप्त रूप से। बिहाइंड क्लोज डोर्स यानी सीक्रेटली, प्राइवेटली, ठीक है, कॉन्फिडेंशियली कुछ करना, उसी को क्या बोलते हैं, बिहाइंड क्लोज डोर्स, है ना। तो देखो आप कुछ कॉन्फिडेंशियली सीक्रेटली बात करने, तो आप डोर को क्लोज करते हो ना, तो वही हो गया यहाँ से बिहाइंड क्लोज डोर्स, है ना। जैसे सेंटेंस देखो, अ लॉट ऑफ मीटिंग्स आर हेल्ड बिहाइंड क्लोज डोर्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द पब्लिक फ्रॉम नोइंग व्हाट इज डिस्कस्ड, यानी बहुत सारी मीटिंग क्या होती है, बिहाइंड क्लोज डोर्स होती है, यानी सीक्रेटली होती है ना, क्योंकि वो पब्लिक को नहीं मतलब पता चले कि क्या चल रहा है मीटिंग में, इसलिए लॉट ऑफ मीटिंग बिहाइंड क्लोज डोर्स होती है। तो हम यहाँ पे ऐसे ट्रिक भी करते हैं ना, तो इससे याद रह जाते हैं ईडियम। बहुत सारे बच्चों को पहले लग रहा था कि ईडियम बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं, अभी देखो ट्रिक है हमारे पास। देन दे बिहाइंड द बैक। बिहाइंड द बैक यानी क्या, किसी की अनुपस्थिति में, यानी किसी के अब्सेंस में, है ना। इन वंस अब्सेंस, बिहाइंड द बैक यानी इन वंस अब्सेंस, है ना, यानी कि कोई वहाँ पे मौजूद नहीं है, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और वो आप तब बातें कर रहे, तो बिहाइंड वंस बैक हो गया। यानी बैक मतलब क्या, आपकी पीठ, आपके पीठ के पीछे, यानी आपके अनुपस्थिति में हो गया ना, वो आपके अब्सेंस में हो गया, है ना। जैसे सेंटेंस देखो, आई कैंट बिलीव यू वेर गॉसिपिंग अबाउट मी बिहाइंड माई बैक, यानी मैं बिलीव नहीं कर सकता आप मेरे बारे में गॉसिप कर रहे थे बिहाइंड, हाँ ना। तो नॉर्मली गॉसिप कहाँ पे होता है, बिहाइंड बैक ही होता है, किसी के एब्सेंस में ही गॉसिप होता है ना। हाँ, लेकिन हमें गॉसिप वगैरह में टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें तो टॉपर बनना है ना। वैसे आप करते भी नहीं होगे, है ना। निगेटिविटी कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पॉजिटिव माइंड सेट रखना है। देन बिहाइंड द बैक भी हो गया। देन बेली अप। बेली अप नेक्स्ट है, यानी कोई काम आदि खराब हो जाना, बेली अप यानी खराब हो जाना, ठीक है, फेल हो जाना, है ना। जैसे टू डाई, टू फेल, शट डाउन अ बिजनेस, गो बैंकक्रप्ट, ये सब क्या है, बेली अप ही है ना। बैंकक्रप्ट हो जाना यानी खराब हो जाना, फेल हो जाना, सब क्या है, बेली अप ही है। जैसे सेंटेंस देखो, मेनी कंपनीज वेंट बेली अप ड्यूरिंग द ग्रेट इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन में बहुत सारी कंपनी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, बैंकक्रप्ट हो जाती है, तो बेली अप हो जाती है ना। तो ये तो आपको पता ही है। जैसे ड्यू टू राइजिंग अट्रैक्शन ऑफ ऑनलाइन बिजनेस स्मॉल वेंडर्स सीम टू बेली अप विद इन फ्यू ईयर्स, यानी ये ऑनलाइन बिजनेस वगैरह ज़्यादा स्टार्ट हो गया, तो जो स्मॉल वेंडर्स थे, छोटे छोटे दुकान थे, वो तो क्या हो गए, बेली अप हो गए, ख़राब स्थिति में चले गए, है ना। ये तो रियलिटी है। देन नेक्स्ट है, देखो ट्रिक भी हमें पता है तो हम अच्छे से, सेंटेंस भी पता है तो हम अच्छे से ईडियम कर लेते हैं। देन बिलो पार। बिलो पार तो एकदम ईजी है। बिलो पार यानी स्तर के नीचे, बिलो है ना, है ना, पर आपके पार बिलो है यानी आप स्तर के नीचे, अबव पार स्तर के ऊपर होगा, बिलो पार स्तर के नीचे हो गया, है ना। जैसे वर्स देन यूजुअल और बिलो द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड से बिलो होगा, उसी को बिलो पार कहा जाता है। जैसे सेंटेंस देखो, कस्टमर्स हु वेर सर्वेड
रिपोर्टेड दैट द कंपनीज प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव एंड बिलो पार। यानी जिन कस्टमर का सर्वे किया था उन्होंने ये वहाँ से ये रिपोर्ट आई कि कंपनी के जो प्रोडक्ट थे वो तो एक्सपेंसिव थे ही, यानी बहुत महंगे भी थे और बिलो पार थे, यानी स्टैंडर्ड के नीचे थे। ये देखो ये सेंटेंस भी हमने कर लिया। सेंटेंस तो आपके पीडीएफ में नहीं है, लेकिन हमने ये सेंटेंस आपके लिए लाए क्योंकि आपको वो सभी ईडियम अच्छे से समझ में आ जाए, और एक चीज़ कि वो ईडियम को आपको यूज़ भी करना आ जाए, है ना, सेंटेंस में। इसीलिए कभी कभी नहीं क्या ऐसा हो जाता है कि नहीं क्या थोड़ा सा आपको एकदम अच्छे से ईडियम यदि जाना है ना आपके अंदर को, यदि आपको ईडियम मतलब इतना याद करना है, इतना आपके अंदर जाना है, तो आपको सेंटेंस भी आपको पता होने चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। देन नेक्स्ट है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स यानी सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव काम करना। बेंड ओवर बैकवर्ड्स यानी मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, ठीक है। स्पेशली टू बी फेयर और हेल्पफुल यानी कुछ हेल्पफुल फेयर करने के लिए आप हर कोशिश कर रहे, हर एक एफर्ट कर रहे कुछ अचीव करने के लिए, ठीक है। जैसे सेंटेंस देखो, वी हैव बेंट ओवर बैकवर्ड्स टू इंश्योर अ फेयर ट्रायल फॉर द डिफेंडेंट्स, ठीक है। तो कोई कोर्ट में केस चल रहा होगा, वहाँ पे डिफेंडर होंगे, है ना, जो डिफेंड कर रहे हैं, उन पे कुछ आरोप है तो वो डिफेंड करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा बेंट ओवर बैकवर्ड कर रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, उनको पूरी की पूरी हम उनको सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, है ना, उनको पूरा प्रयास कर रहे हैं उनको हेल्प करने के लिए। तो यही हो गया बेंड ओवर बैकवर्ड्स। अभी नेक्स्ट वर्ड है बिसाइड द मार्क्स। बिसाइड द मार्क्स, उसका मीनिंग क्या है बिसाइड द मार्क्स का? असंगत या मतलब बिसाइड द मार्क मतलब यही होता कि वो नहीं है, मतलब इरिलेवेंट है। बिसाइड द मार्क यानी वो इरिलेवेंट है, नॉट टू द पॉइंट है बिसाइड द मार्क। सेंटेंस देखो, हर्स आंसर इज बिसाइड द मार्क सो शी विल नॉट बी गिवन गुड मार्क्स, यानी उसके आंसर क्या बिसाइड द मार्क थे, यानी इरिलेवेंट थे, सो शी विल नॉट बी गिवन गुड मार्क्स, तो उसको अच्छे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं दिए जाएंगे, वो होगा बिसाइड द मार्क। यानी मार्क था उसके आप बाजू में चले गए ना, तो बिसाइड द मार्क हो गया, यानी आप नॉट टू द पॉइंट, इरिलेवेंट हो गए, है ना। यही आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। देन नेक्स्ट ईडियम है बिसाइड देमसेल्स। देखो बिसाइड देमसेल्स या बिसाइड वन सेल्फ एक ही बात है, दोनों दो ईडियम है ना, एक ही बात है, ठीक है। यानी चिंतित या बेचैन किसी बात को लेकर या बहुत नाराज हो गए ना आप, तो बिसाइड देमसेल्स या बिसाइड वन सेल्फ आप ईडियम यूज कर सकते हैं, है ना। जब वेरी शॉक्ड हो या और डिस्ट्रॉट में हो यानी बेचैन वगैरह हो, तो आप बिसाइड वन सेल्फ या देमसेल्स का यूज कर सकते हो। जैसे सेंटेंस, आई वॉज बिसाइड माई सेल्फ वेन आई फाउंड आई हैड बीन रिजेक्टेड फ्रॉम माई फर्स्ट चॉइस स्कूल, यानी मैं क्या हो गया, बिसाइड माई सेल्फ हो गया, यानी मैं बहुत शॉक हो गया, डिस्ट्रॉट में चला गया, बेचैन हो गया जब मुझे पता चला कि मेरा जो फर्स्ट चॉइस स्कूल था, मुझे जिस स्कूल में मुझे एडमिशन करना था, है ना, उसमें मुझे एडमिशन नहीं मिल गया, मुझे रिजेक्ट कर दिया इसीलिए। नेक्स्ट देखो, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस, ऑनेस्टली वी हैव ऑल बीन बिसाइड आवर सेल्फ सिंस द फ्यूनरल, यानी ये बात कर रही है कि हम सब लोग कैसे बिसाइड आवर सेल्फ, यानी बहुत नाराज, चिंतित या दुख में है जब से फ्यूनरल हो गया, फ्यूनरल हो गया, है ना, तब से। तो ये भी हो गया एकदम अच्छे से। नेक्स्ट ईडियम देख लो, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स यानी दो विपरीत परिस्थितियों के सभी अच्छे गुण। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स वही होता है जैसे दो विन विन सिचुएशन हो गए ना, एक सिचुएशन इन विच वन कैन गेट द एडवांटेज ऑफ टू डिफरेंट और कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स एट द सेम टाइम। दो डिफरेंट और कॉन्ट्रास्टिंग थिंग है, उनका आपको लाभ एक ही समय पे हो रहा है ना, तो वो हो गया बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। इसको बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ड्स, ये भी सेम ही ईडियम है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स कर लो या बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ड्स, ठीक है। ये सेंटेंस देखो, आई एम सो जेलस दैट शी गेट्स द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ड्स या द बेस्ट ऑफ ऑल बोथ वर्ड्स, शी कीप्स ईटिंग एंड नेवर गेट्स फैट, यानी वो खाना भी खाती है लेकिन फैट भी नहीं होती, तो क्या हो गया, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स हो गया ना, यानी दो कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स और दोनों के अच्छे गुण उसमें हो गए, है ना। तो यही हो गया। अभी ईडियम एंड फ्रेजेस भी हमारा खत्म हो गया, तो अभी हम वोकैब सेशन स्टार्ट कर देंगे। बैरन का लिस्ट है ना, हमने कल तक अल्केमी तक पढ़ा था, अल्केमी तक हमने कल तक पढ़ा था, एकदम इजी वर्ड था अल्केमी भी, है ना, मेडिवल केमिस्ट्री था अल्केमी। तो अल्को मतलब क्या होता है, अल्को मतलब क्या होता है, नूक, स्मॉल और रिसेस सेक्शन ऑफ रूम, उसी को अल्को कहा जाता है। देखो, जब
आप वॉल जो होती है उसका थोड़ा सा पीछे लेके चले गए, थोड़ा वॉक का कुछ पोर्शन वॉल का कुछ पोर्शन पीछे लेके चले गए तो अल्को बनता है। ठीक है, वो केव टाइप होता है, अल्कोनी का केव टाइप होता है। वहाँ पे कुछ जब बड़े बड़े बंगलोज होते हैं वहाँ पे जो अल्को होते हैं वहाँ पे तो कोई बेड वगैरह भी लग के वहाँ पे सो जाते हैं, नहीं तो वहाँ पे खाना वगैरह भी खाते हैं। बड़े बड़े बंगलोज में अल्को जो होते हैं। एक स्मॉल एग्जांपल, यदि अल्को का दिन है तो आप मंदिर में जाते, टेम्पल पे जाते हैं ना, तो आप भगवान जी के दर्शन लेते और आप ऐसे चक्कर मारते, पूरे मंदिर को चक्कर मारते, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे अल्कोव दिखेंगे जहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ रहती है। वॉल के से थोड़ा सा पीछे का वो सेक्शन रहता है, वहाँ पे छोटी मूर्तियाँ रहती है भगवान की। उसी को एक छोटा एग्जाम्पल होता है वो अल्कोव का। इसको याद कैसे रखना है, अल्कोव में केव आ रहा है ना, तो केव टाइप शेप होता है ना, केव जैसा होता है अल्कोव, है ना। इसको यदि आप देखना तो इंटरनेट से इमेज देख लेना, आपको बहुत बहुत अच्छे अच्छे अल्कोव देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है एलियस, ALIAS, एलियस। एलियस एक नाउन फॉर्म है, इसका मतलब है एन अज्यूम नेम, यानी एलियस मतलब आपका वो नाम नहीं है लेकिन आपने वो अज्यूम कर लिया, मतलब प्रिटेंड कर रहे कि ये मेरा नाम है, ऐसे टाइप है ना। जैसे एजेंट, सीक्रेट एजेंट वो होते हैं ना, उनके एलियस होते हैं, एक अज्यूम नेम होते हैं। जैसे तुम सेंटेंस देखो, अ स्पाई ऑपरेटिंग अंडर द एलियस राहुल, स्पाई ऑपरेटिंग अंडर द एलियस राहुल, यानी एक स्पाई है वो कौन से एलियस, राहुल नाम के एलियस के अंडर ऑपरेट कर रहा है। ऐसे अब कोई भी एक एग्जांपल, कुछ भी नाम हो सकता है। एलियस यानी एक अज्यूम नाम हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट है एलियनेट। या स्पेलिंग देखना, ALI। देखो एलियस का मैं आपको ये देता ट्रिक बताता हूँ। अली है उसमें, है ना, तो अली ने कुछ तो आसिफ, अली और प्लस AS है ना, अली ने आसिफ नाम से अली ने अभी अज्यूम कर लिया है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो छोटी सी ट्रिक से। देन एलियनेट, ALIENATE, एलियनेट मतलब मेक हॉस्टाइल या सेपरेट करना, मतलब दो चीज़ों में कुछ हॉस्टिलिटी आ जाना, दो लोगों में, है ना, या दो लोगों को सेपरेट करना, उसी को क्या कहते हैं, एलियनेट कहते हैं। जैसे देखो एलियनेट में एलियन का साउंड आता है, आपने किसी को एलियन कह के चिढ़ाया तो आप क्या कर रहे हो, उसको सेपरेट कर रहे हैं ना उस बच्चे को, है ना, और आप उस पर हॉस्टिलिटी आ रही है दोनों के बीच में, है ना, फीलिंग एक गंदा वाला फीलिंग होता है हॉस्टिलिटी। तो देखो सेंटेंस देखो, इसको आपको बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा। हर अटेम्प्ट्स टू एलियनेट द टू फ्रेंड्स फेल्ड बिकॉज दे हैड कंप्लीट फेथ इन ईच अदर, यानी उसका जो अटेम्प्ट था ना दोनों फ्रेंड को एलियनेट करने का, दोनों फ्रेंड को सेपरेट करने का, वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उन दोनों फ्रेंड में बहुत ही अच्छा कंप्लीट फेथ था एक दूसरे के लिए। देन नेक्स्ट वर्ड है एलिमेंटरी, ALIMENTARY, एलिमेंटरी यानी सप्लाइंग नरिशमेंट। एलिमेंट्री जैसे देखो बायो आपको थोड़ा बहुत आता होगा, तो वहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसमें पूरा डाइजेशन वगैरह होता है ना। वैसे हम बायो जब पढ़ेंगे हम तो सीख ही लेंगे। एलिमेंट्री कैनाल बायो वाले को तो बहुत ही ईजी वर्ड है एलिमेंट्री। तो सेंटेंस देखो, द एलिमेंट्री कैनाल इन आवर बॉडीज इज सो नेम्ड बिकॉज डाइजेशन ऑफ फूड ऑकर्स देयर, क्योंकि वहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड्स होता है, एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन ऑफ फूड होता है ना। देखो नेक्स्ट वर्ड है एलिमोनी, ALIMONY, एलिमोनी। देखो एल्यूमिनियम का एक नाउन फॉर्म, इसका मीनिंग होता है पेमेंट बाय अ हस्बैंड टू हिज डिवोर्स वाइफ, है ना, यानी एल्यूमिनी हस्बैंड देता है अपने डिवोर्स वाइफ को, जो पैसे देता है ना उसी को एल्यूमिनी कहा जाता है। इसको याद कैसे रखना है, एल्यूमिनी में क्या है, अली है ना, अली और मनी। तो अली है जो अपने डिवोर्स वाइफ को क्या कर रहा है, मनी दे रहा है, यानी एल्यूमिनी दे रहा है ना। जैसे सेंटेंस देखो, ही इज सेड टू हैव पेड 3 लाख एल्यूमिनी टू हिज फर्स्ट वाइफ, है ना, यानी उसको 3 लाख रुपीज एल्यूमिनी देने को कहा है ना, एल्यूमिनी। सेंटेंस देखो, कुछ सेंटेंस मैंने इस PDF से किए, कुछ सेंटेंस मैंने दूसरी जगह से किए, क्योंकि एक इजी सेंटेंस आपके पास आ जाए और आपको उस वर्ड का मीनिंग समझे, इसीलिए, है ना। तो एल्यूमिनी भी बहुत इजी वर्ड है। देन अले, ALLAY, अले, ठीक है। अले क्या होता है, अले वो होता है कि काम करना, पैसिफाई करना किसी चीज़ को, तो आप क्या कर रहे हो, अले कर रहे हो, है ना। तो अले भी एकदम इजी वर्ड है। तो देखो आप क्या करते हो, जैसे छोटा बच्चा है ना,
वो कहीं पे गिर गया है ना, तो आप क्या करते हो, उसके पास जाते हो, उसको अले 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 ऐसे करते हो। तो थोड़ा सा फनी है, लेकिन ये इससे आप बहुत ही इसको अच्छे से याद कर पाओगे। तो आप क्या करते हो, उसको काम कर रहे हो, पेसिफाई कर रहे हो ना, तो यही होता है अले। एकदम ईजी है ना। जैसे देखो अभी इसका सेंटेंस देखते हैं हम। देखो सेंटेंस है, द रिपोर्ट अटेम्प्टेड टू एजुकेट द पब्लिक एंड अले फियर्स। यानी एक रिपोर्ट आया था, वो किस लिए आया था कि पब्लिक को एजुकेट करना था, पब्लिक को बताना था चीज़ों के लिए, है ना, अच्छे से बताना था, और उनका जो फियर है ना उसको अले करना था। अले करना था यानी उसको काम करना था, उसको कम करना था, पैसिफाई करना था, मतलब कि फियर को कम कर देना, है ना, उनको काम करना, पैसिफाई करना, वही होता है अले। एकदम ईजी वर्ड है। देन नेक्स्ट वाले अलेज, ALLEGE, अलेज। अलेज एक वर्ब फॉर्म है ना, यानी स्टेट विदाउट प्रूफ। तो अलेज मतलब आप किसी पे भी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो, है ना, आरोप कर रहे हो, लेकिन आपके पास प्रूफ नहीं, सिर्फ आप बोल रहे हो कि यानी कि ऐसा ऐसा है ना, उसी को अलेज कहते हैं। देखो जैसे अलेज तो आपने खुद भी यूज़ किया होगा, नहीं तो आप थोड़ा बहुत न्यूज़ भी देखते हो ना, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि अलेज करते हैं एक दूसरे को लोग। तो अलेज तो बहुत ही ईजी वर्ड है, ALLEGE, अलेज। ठीक है, सेंटेंस देखो, although it is alleged that she has worked for the enemy, यानी एक उसको अलेज किया है कि उसने एनिमी के लिए काम किया, उसको उस पर एक आरोप है। अलेज करना यानी आरोप करना विदाउट प्रूफ। आगे है, शी डिनाइज द अलिगेशन एंड लीगली वी कैन टेक नो एक्शन अगेंस्ट हर विदाउट प्रूफ। और उसने क्या किया, अलिगेशन को डिनाई कर दिया, ऑफकोर्स करेगी, और लीगली हम उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकते विदाउट प्रूफ, है ना, क्योंकि ये विदाउट प्रूफ है। प्रूफ होता तो हम उसको एक्शन ले लेते, लेकिन अब ये विदाउट प्रूफ है ना, तो हम उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। तो अलेज वही होगा, स्टेट बोलना कि विदाउट प्रूफ बोलना। ठीक है, देन नेक्स्ट वर्ड है अलेजियंस, ALLEGIANCE, अलेजियंस, ALLEGIANCE, अलेजियंस। अलेजियंस यानी क्या, नाउन फॉर्म, यानी लॉयल्टी। ठीक है, लॉयल्टी रखना किसी के लिए, तो क्या है, अलेजियंस लग रहे हैं आप, है ना। तो देखो इसका कैसे करना, अलेजियंस में अलेज भी है ना, अलेज भी है, और फियांसे होते हैं ना, तो अलेजियंस में अलेज भी और फियांसे, है ना, फियांसे होते। तो आप आपके फियांसे को क्या कर रहे, अलेज कर रहे कि वो आपके साथ लॉयल नहीं है ना, तो ऐसी फिर अलेजियंस वही होता है। अलेजियंस होता है लॉयल्टी होता है, लेकिन आप आपके फियांसे पे अलेज कर रहे कि वो लॉयल नहीं है, ऐसे आप याद रख सकते हो ये ट्रिक से। तो अलेजियंस यानी लॉयल्टी। ठीक है, सेंटेंस देखो, अलेजियंस एक नाउन फॉर्म है। सेंटेंस देखो, सोल्जर्स हैव टू स्वेयर अलेजियंस टू द कंट्री, यानी सोल्जर्स को क्या करना, शपथ लेना पड़ता है, किस चीज़ का, लॉयल्टी रखेंगे हम कंट्री के साथ मरते दम तक। तो अलेजियंस वही होता है, लॉयल्टी रखना। नेक्स्ट वर्ड है अलेगोरी, ALLEGORY, अलेगोरी, स्टोरी इन विच कैरेक्टर्स आर यूज्ड एज सिम्बॉल्स या फैबल। अलेगोरी एक नाउन फॉर्म है, एक स्टोरी इन विच कैरेक्टर्स आर यूज्ड एज सिम्बॉल और फैबल। देखो एक ऐसी स्टोरी होती है जहाँ पे कैरेक्टर एज ए सिम्बॉल यूज करते हैं, जैसे नहीं कहा कुछ कैरेक्टर ऑनेस्टी के लिए, कुछ कैरेक्टर लव के लिए, कुछ कैरेक्टर लॉयल्टी दर्शाते हैं। ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो अलग अलग ये कैरेक्टर होते हैं जो अलग अलग क्वालिटी दिखाते हैं उसी को, और उससे एक स्टोरी बनाते हैं। तो उस स्टोरी को क्या कहते हैं, एलेगोरी कहते हैं, है ना। इसको याद कैसे रखना, एक थोड़ा ये स्टोरी होता है, ये पूरा मतलब काल्पनिक स्टोरी होता है ना। तो वही, तो एलेगोरी किसके कैसे याद रखना है, एलेगोरी में देखो गोरी आया है ना, तो ऑल भी आया है, तो वर्ल्ड की ऑल गर्ल्स जो है ना वो गोरी है ना। ये तो रियलिटी में नहीं हो सकता, ये तो कोई सी स्टोरी में ही हो सकता है ना। तो यही होगा, फिर यहाँ से तुम याद कर लेना एलेगोरी। ठीक है, वैसे स्किन का कलर तो कोई मैटर नहीं करता, आप अंदर से कितना खूबसूरत है वही एट द एंड मैटर करता है। अभी देखो इसका एग्जाम्पल, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज एन एलेगोरी ऑफ द टेम्पटेशंस एंड विक्ट्रीज ऑफ मैंस सोल। एक्चुअली पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एक बहुत फेमस नोवेल है, जो भी थोड़ा सा लिटरेचर पता होगा ना उनको पता होगा। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एक नोवेल है, बहुत ही फेमस। उसमें एक आदमी की जर्नी दिखाई, जैसे बर्थ से लेके उसको फिर अलग अलग मतलब पेड़ स्टॉर्म वगैरह ऐसे उसको जर्नी में मिलते हैं, ट्री वगैरह सब ऐसी चीज़ें मिलती जो अलग अलग
क्वालिटी को दर्शाते हैं, जैसे ट्री लव को दर्शाते हैं, ऐसे अलग अलग पेशेंस वगैरह, ऐसे अलग अलग क्वालिटी को उसमें स्टोरी में बहुत ही अच्छे से दर्शाया है। और फिर उसको एट द एंड वो हेवन में चला जाता है, एक सिटी का नाम है, वो सिटी में चला जाता है, नहीं उसको यही कहना था कि वो हेवन में चला जाता है। तो ऐसी आदमी की सोल की जर्नी उसमें दिखाई है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में, बहुत ही फेमस नॉवेल है। तो यही होता है एक एलेगोरी, एकदम ईजी है। देन अलेविएट, ALLEVRATE, अलेविएट। अलेविएट एक वर्ब फॉर्म है, यानी क्या करना, रिलीव करना है ना, मतलब किसी पेन को या किसी चीज़ को रिलीव करना, कम करना, उसी को क्या कहते हैं, एलिविएट करना कहते हैं। ठीक है, जिसको इसको याद कैसे रखना, एलिवेट में एलिवेटर का साउंड आ रहा है, एलिवेटर का साउंड आ रहा है ना एलिवेटर में, एलिवेट में। तो देखो आप एलिवेटर यूज़ करते तो आपका लेग का पेन क्या करते हैं, एलिवेट हो जाता है ना, रिलीव हो जाता है, नहीं तो आपके लेग को बहुत ज़्यादा पेन होगा यदि आपने एलिवेटर यूज़ नहीं किया, तो इसी को एलिवेट कहा जाता है। ठीक है, देखो इसका सेंटेंस देखो, दिस शुड एलिवेट द पेन, दिस शुड एलिवेट द पेन, इफ इट डज नॉट वी शैल हैव टू यूज स्ट्रॉन्गर ड्रग्स। यानी ये जो है ना, ये जो दवा हम दे रहे हैं ये आपके पेन को एलिवेट करना चाहिए, यानी कम करना चाहिए, रिलीव करना चाहिए। लेकिन यदि नहीं हुआ, पेन रिलीव नहीं हुआ ना, तो फिर हमें स्ट्रॉन्गर ड्रग यानी स्ट्रॉन्गर दवा देना पड़ेगा। तो चलो अभी ये भी कंप्लीट हो गया। कैच ऑन, फ्रेजल वर्ब 55 फ्रेजल वर्ब हो चुके थे, अभी 56 फ्रेजल वर्ब चल रहा है। तो देखो कैच ऑन यानी टू अंडरस्टैंड और टू बिकम पॉपुलर, यानी लोकप्रिय होना या किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, इसी को क्या बोलते हैं, कैच ऑन कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू कैच ऑन द सिलेबस, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करो यदि आपको सिलेबस को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, तो वही होगा कैच ऑन। दूसरा एग्जाम्पल देखो, द फैशन विल सून कैच ऑन, यानी ये जो फैशन है ये जल्दी लोकप्रिय हो जाएगी, कैच ऑन हो जाएगी, तो ये हो गया कैच ऑन भी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कैचअप विथ, यानी टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड, यानी बराबरी पर आ जाना है, उसी को कैचअप विथ कहा जाता है। जैसे देखो, वर्क हार्ड टू कैचअप विद देम, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करो, किस लिए, टू कैचअप विद देम, यानी उनके साथ बराबरी के आने के लिए ज़्यादा मेहनत करो। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है चांस अपॉन, यानी टू मीट और गेट बाय चांस, यानी आप किसी से मिलना है ना, मतलब अचानक से मिलना वगैरह, उसी को क्या कहते हैं, चांस अपॉन कहते हैं। जैसे सेंटेंस देखो, आई चांस्ड अपॉन वन ऑफ माई फ्रेंड्स व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट, यानी मैं जब मार्केट को जा रहा था तो अचानक से मैं किसी मेरे फ्रेंड को मिल गया, है ना। नेक्स्ट है क्लियर ऑफ, इसमें OF है खाली, ठीक है, क्लियर ऑफ यानी टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, यानी आरोप से मुक्त होना, उसी को क्लियर ऑफ कहते हैं। जैसे ही वॉज क्लियर ऑफ बाय द जज, यानी जज ने उसको आरोप से मुक्त कराया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है क्लोज इन, यानी टू इन सर्कल क्लोजली, यानी चारों तरफ से घेरना, उसी को क्लोज इन कहा जाता है। जैसे सेंटेंस देखा, द पुलिस पर्सनल क्लोज इन ऑन द सस्पेक्ट, यानी पुलिस पर्सनल ने क्या किया, उसको चारों तरफ से घेर लिया, तो पुलिस पर्सनल क्लोज इन ऑन द सस्पेक्ट, यानी सस्पेक्ट को चारों तरफ से घेर लिया। तो ठीक है, यहीं पे अभी हमारा पूरा हो गया, आपका सेशन अच्छे से हो गया। चलो इसको अच्छे से भी रिवाइज करो, ठीक है, और शाम 5 बजे इसी हो गया आपका, आपको एग्जाम देना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।